हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सशक्त कथाकार चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई कहानी बावजूद इसके। तो शुरू करें कहानी बावजूद इसके। स्टाफ बस से उतरकर प्रीति अपने घर वाली गली में मुड़ ही रही थी कि अम्मा कंडी लटकाए सामने से आती दिखीं। सब्जी खरीदने जा रही होंगी। कई बार भाभी से झड़प हुई है, फ्रिज में हफ्ते भर की सब्जी लाकर भर देने के पक्ष में। ये 6,000 रुपये सिर्फ पानी की बोतलें सजाकर रखने के लिए तो नहीं खर्च किए हैं। भाभी तर्क करती, मगर अम्मा हैं कि उन्हें ताज़ा सब्जी खरीदने की खपत है। गठिया से टांगें बेकार हो रही हैं, फिर भी बाजार जाएंगी ही तो जाएंगी ही। उनकी समझ में नहीं आता कभी कि कौन लखनऊ है जो सब्जी ताज़ा मिलेगी। सारा कुछ तो बाहर से आता है। फ्रिज के नाम से उन्हें कुछ चिढ़ सी है। पास पहुंची तो उसके चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही अम्मा चिंतित हो उठी। तबीयत तो ठीक है तेरी? एक हाथ से उसका माथा छूकर देखा। इतनी उतरी उतरी क्यों है? कुछ भी तो नहीं। कोई बात जरूर है। दफ्तर में कोई कहा सुनी हो गई क्या? होगा क्या, जरा सिर में दर्द है, तुम्हें फालतू वहम होने लगता है। उसने लापरवाही दर्शाई। अच्छा जाके आराम कर। गोली वोली मत खाना। मैं अभी घंटे भर में आई, ठंडे पानी की पट्टी धर दूंगी। कहकर अम्मा आगे बढ़ी ही थीं कि फिर मुड़ लीं। मेज पर गोयल की चिट्ठी धरी है, पढ़ लीजो। अब दिल नहीं, दिमाग से काम लो, बहुत हो गया। हर वक्त अपनी नाक ऊंचे किए रहती हो। रास्ता भी नहीं देख रही। अपनी ही बिल्डिंग के 2-1 लोग पास से गुजरे, मगर अम्मा हैं कि बोलने लगती हैं तो सही या गलत जगह का ध्यान ही नहीं रहता। गोयल को लेकर अम्मा कभी किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची और ना उसे पहुंचने देती हैं। आजकल तो एकाएक उसे लगने लगा है कि अपने बारे में उसे जो भी निर्णय लेना है अपने आप ही लेना है। अम्मा उसे इस मामले में कभी ताकतवर नहीं बना सकती। असहायता बोध अवश्य बढ़ती रहती हैं। हाँ, यदा कदा उन्हें उसका पढ़ा लिखापन कचोटता है। केवल तब वे उसे गोयल की अमानुषिकताओं के खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसाती हैं। पर यह भावना अधिक देर नहीं टिकती। ये भी संशय उठता है कि इतना साथ देना भी महज इस कारण होता है कि वो उसकी अकेली लड़की है। गोयल की ज्यादतियों को वो शायद इस वजह से भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। नहीं तो उन्होंने खुद उसकी पीठ के नीलों पर हल्दी और चूना मला है, वो भी तब जब मोना पेट में था। पहले जब जब उसने गोयल के विषय में बताया, अम्मा ने कभी विश्वास नहीं किया। विश्वास होता भी कैसे? गोयल की ओढ़ी हुई शालीनता हमेशा उसके संपर्क में आने वालों को अभिभूत कर लेती। उसके मैनरिज्म इस तरह वशीकरण फेंकते कि कोई उसकी भीतरी तहों की कटीली फेंसिंग से ना तो टकरा पाता, ना उसके अहंकारी स्वभाव से उसका साक्षात्कार हो पाता। वास्ता बहुत ऊपरी पड़ता, धारणा भी उसी पर खड़ी हो जाती। जिंदगी जीने के उसके अपने तेवर थे। क्लब में रात 1-2 बजे तक ब्रिज जमा रहता, साथ पीना पिलाना भी। खाना भी ज़्यादातर किसी बड़े होटल में खाया जाता या फिर किसी दोस्त के घर लौटकर। उसे एक आध बार साथ ले भी गए, मगर लगातार कई दिनों की कोशिश के बावजूद वो अन्य दोस्तों की बीवियों की तरह ब्रिज नहीं सीख पाई, न विस्की का दूसरा पैग ही ले सकी। अंग्रेजी फिल्में उसने देखी ही कम थीं, फिर दृश्यों की चर्चा कैसे कर पाती। ना उसे बोनियम के रिकॉर्ड्स पर नाचते हुए मिस्टर खन्ना का हल्के से अपने खुले कंधों पर होठ रख देना ही गवारा हुआ था। टेक इट इजी, गोयल ने उसकी झिझक तोड़ने की मंशा से पुचकारा था। क्यों ना कहता, आंख बचाकर वो भी तो मौका लेता था। कभी कभी तो सुरूर इतना गहरा हो उठता कि आंख बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लगता था सब अंधे हो गए हैं, अपनी ही उंगलियों से अपनी पुतलियों को फोड़ बैठे हैं। इस एग्जीक्यूटिव सभ्यता का विनिमय न उससे स्वीकार हुआ था, न सहा। नतीजा झगड़ा, जो फिर मारपीट में तब्दील हो उठा। न वो खुद को बदल सकी, न गोयल अपने को। बदलने की कोशिश हुई थी, मगर उसने पाया कि वो स्त्रीगत द्वेष से छुटकारा नहीं पा पाई। गोयल यहीं सफल नहीं हो सका। वो छूट देना भी चाहता था, छूट लेना भी। और एक दिन वो पीठ पर नीलों के धब्बे चिपकाए देवर जतिन के साथ अपने शहर लौट आई थी। जतिन 3 दिन के लिए सरकारी दौरे पर मुंबई जा रहा था। हालांकि माँ जी उसके इस तरह आने के एकदम खिलाफ थीं। इतना कुछ होना उन्हें मात्र मियाँ बीबी में तुन्नु मुन्नु होना ही भर लगा। जतिन विरोध में बराबर तर्क करता रहा कि गर्मा गर्मी तक तो ठीक है, पर भैया का हाथ उठाना निश्चित ही अमानुषिकता है। उसने माँ जी के समक्ष ही उसे चुनौती दी थी। एक दिन अपनी हत्या करवाओ, इससे बेहतर है कि अपने भरोसे खड़े होकर जीने की कोशिश करो।
उन्हीं दिनों जतिन की शादी की बातचीत चल रही थी और उसने पहले घोषणा कर दी थी कि ऐसी स्थिति में कतई एक साथ रहना संभव नहीं है। या तो भैया अलग घर ले लें जो वे आसानी से ले सकते हैं, या फिर वो अपने लिए कोई अलग ठौर ठिकाना खोज लेगा। बहरहाल मैं अपनी पत्नी को आए दिन होने वाले इस नंगे नाच से दूर ही रखना चाहूँगा। रास्ते में हल्का सा रक्त स्राव शुरू हो गया। वो बेचैन और आशंकित हो उठी थी। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। जतिन को उसने नहीं बताया। वो खामख्वाह घबरा जाता, मगर घर पहुंचते उसने फौरन अम्मा से स्थिति स्पष्ट की। अम्मा और भाभी से तुरंत डॉक्टर सिन्हा के मैटरनिटी होम ले गई और डॉक्टर ने उससे घर लौटने ही नहीं दिया। वे अम्मा को समझा रहे थे, टोटल बेड रेस्ट की ज़रूरत है, यहीं रहना ठीक होगा। वैसे तो एक्सेप्शन होता है प्रेगनेंसी पीरियड में ब्लीडिंग होना, केस बिगड़ भी सकता था, पर मौके से ले आई आप, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। उसे 4 दिनों तक मैटरनिटी होम में ही रहना पड़ा। इंजेक्शनों के कोर्स के साथ साथ ग्लूकोज भी चढ़ाया गया। पलंग का पायताना ऊंचा रखा गया। डॉक्टर सिन्हा ने भरसक उसकी वजह जाननी चाहिए थी। वे डायग्नोज करते रहे थे। पेट में मोना और खुद ठीक ठाक वो डॉक्टर सिन्हा की मैटरनिटी से लौट आई थी। पीठ पर पड़े नील तब भी नहीं मिटे थे, रंग बदल कर लच्चर हो गया था। अम्मा ने लेप लगाते सेक देते गोयल को 10 बार राक्षस बताया, 20 बार जानवर कहा और भैया से आग्रह करती रहीं कि वे तुरंत गोयल को कड़ा विरोध पत्र लिखें। रास्ते में पड़ी तो उठाकर ले नहीं गए, अनाथ समझ रखा है क्या? जाने भैया ने पत्र में कुछ लिखा या नहीं, पर यह सब जान लेने के बावजूद उन्होंने कोई रोषपूर्ण टिप्पणी नहीं की, निर्लिप्त बने रहे। और अम्मा भी कैसे पलट गईं। जैसे ही उसने ये कहा कि अब वो उस घर में लौट कर जाना नहीं चाहती, गोयल के प्रति उफना घृणा भाव एकाएक शांत हो गया उनका। इतना बुरा तो नहीं है, ऐसे ऐसे जाहिल मर्दों से पाला पड़ता है। अरे अपने बाप की पूछ, आज जिंदा नहीं है तो कहते भी जुबान कटती है, देव ना हो तो मर्द कैसा। और तेरी ऐंठ क्या कम है? कौन खाता पीता नहीं आजकल, फिर पिए हुए आदमी के मुंह लगती ही क्यों है? महीना खत्म होते ना होते गोयल आया था माँ जी के साथ। माँ जी नासिक जाकर पंचवटी के दर्शन करना चाहती थी। अम्मा को भी साथ मिल गया। भैया ने गाड़ी की व्यवस्था कर दी। उसकी भी इच्छा हुई कि साथ चली जाए। गोयल का सामना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, पर हालांकि वो उसे एकदम सहज लगा। पिछला राई रत्ती चेहरे पर या व्यवहार में नहीं था। पहले ही की तरह भाभी से भरवा टमाटरों की फरमाइश हुई। हर 2 घंटे पर कॉफ़ी मांगता रहा। शाम सबको चाइनीज़ के लिए बाहर ले गया। वहाँ से जूहू जाना भी नहीं भूला। बीच पर उससे बार बार नारियल पीने का आग्रह करता रहा। फिर उससे बोला, मैडम चिल्ड बियर पिलवा दो तो बस इस हाई टाइड में मज़ा आ जाए। भैया और गोयल ने जूहू होटल में बियर पी। वो और भाभी कोक पीते रहे। भाभी रास्ते भर गोयल के चुटकुलों पर ठहाके भरती रहीं और गजब की जिंदादिली दोहराती नहीं। रात सोने की व्यवस्था साथ साथ ही थी। गोयल ने अपने व्यवहार के लिए लगातार माफ़ी मांगी और ये आश्वासन दिया कि उसे अपने ढंग से रहने की छूट भी दी जाएगी। मुझे अपने ढंग से रहने की छूट नहीं, घर चाहिए जहाँ अपने अपने ढंग से नहीं, दोनों साझीदार होकर जी सकें। उसने खुद को स्पष्ट किया था, जो कुछ बाहर चलता है वो घर पर बैठकर भी तो हो सकता है। ओके मैडम, उसने हथियार डाल दिए थे। अम्मा ने लौटकर बताया था कि माँ जी भी भविष्य में उसके साथ अभद्रता न होने का आश्वासन दोहराती रही थी। जतिन की शादी में मोना 2.5 महीने की थी। घर कितना भरा भरा हो उठा था। मोना की किलकारियों और उषा के रंग बिरंगे परिधानों तथा भरी भरी कलाइयों की खनक हवा में महमहाती तैरती रही। गोयल शाम को घर पर ही रहता, मगर ये वो बराबर महसूस कर रही थी कि एक अनमनाहट उसमें छटपटाती रहती है। ज़्यादा दिन ना वो खुद को रोक सकती है, ना उसके आसपास का माहौल उसे रुकने देगा। पर मोना के आगमन से वो ज़रूर उसमें ही व्यस्त हो गई थी। गोयल ने तय मुताबिक न्यू अलीपुर में नया फ्लैट खरीद लिया था। उनके नए घर जाने की घटना पर सबसे अधिक दुखी मांझी हुई। मोना घर में पहला बच्चा थी और पैदाइश के साथ ही उनके उबाऊ दिनों की व्यस्तता बन गई थी। नया घर पाने की खुशी उसे कतई नहीं हुई। यहाँ जो भी होता था मांझी थी, जतिन था जो अक्सर उसके पक्ष में गोयल के समक्ष ढाल तलवार उठा लेते थे। वो अधिक सुरक्षित महसूस करती थी, मगर साथ रहा नहीं जा सकता था। जतिन रहना भी नहीं चाहता था। पीने पिलाने वाली आदत से उसे सख्त नफरत थी, चाहे वो घर पर ही बैठकर क्यों ना हो। कितनी बार उससे कहा था जतिन ने, ये बाल बच्चे वाला झंझट भी गले डाल दिया, पर सच कहूँ भाभी, चलेगा नहीं ये ज़्यादा दिन। अपने को ख़त्म करना तय ही कर लिया है तो अलग बात है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम नई जिंदगी शुरू कर लेती। गलत कहाँ कहा था जतिन ने। अनमनापन नए फ्लैट में पहुँच कर निरंकुश हो उठा।
कई बार वो संभावित घरों में फ़ोन करती, क्लब का नंबर मिलाती। वो यही समझता कि उसके पीछे जासूसी की जा रही है। तब भी यही समझा जब मोना डॉक्टरों के लिए भी असाध्य हो उठी। उसे वाडिया में दाखिल करना पड़ा। किसी दोस्त के यहाँ बैठा मिल भी गया तो कितने संवेदनहीन शब्दों में वो अपनी मजबूरी जताकर चीखा था, जो कुछ करना है डॉक्टर को ही करना है ना। मेरे साथ रहने या पास बैठने से जादू तो नहीं हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या काम रहता है? तुम घरेलू भाग दौड़ भी नहीं कर सकती? अपनी बच्ची भी औरों की तरह हो गई थी। देखने आता तो विजिटिंग आवर्स में। मांझी को भी उसका उद्दंड आचरण चुभा था। उसके शब्दों की व्यथा वो महसूस कर सकी थी। दिमाग तो नहीं चल गया इसका? काम बच्ची से ज़्यादा जरूरी है क्या? उषा और जतिन बारी बारी से चक्कर लगाते रहे। उषा और मांझी उससे नाराज भी हुई कि लगातार वो 6 दिनों से अस्पताल में ही है। एक रात घर जाकर आराम कर ले। हम में से कोई रात मोना के पास ठहर जाएगा। ऐसे में तो वो भी बिस्तर से लग जाएगी। मगर वो ना मानी। मन अजीब अजीब ख्यालों से भरा धुकपुकाता रहा। कहीं ऐसा ना हो कि उस रात उसके बढ़ते हुए रक्तचाप की दलील देकर डॉक्टर ने उसे कंपोज खिलाकर कुछ घंटे के लिए आराम करने को बाध्य कर दिया था और नर्स को मोना के पास बने रहने की ताकीद कर दी थी। पर जैसे ही नींद उछटी थी उसने पाया कि मोना के करीब ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है। ऑक्सीजन की नलियों ने कुछ घंटे की उम्र को जलाए रखा था। फिर डॉक्टर रस्तोगी ने उसके कंधों पर दिलासा का स्पर्श टिका कुछ शब्द बुदबुदाए थे, सॉरी, वेरी सॉरी। वो अबूझ सी मोना के सफ़ेद पड़ गई देह को बस घूरती खड़ी रही थी। स्टैंड हटाने, सिलेंडर खिसकाने, ग्लूकोज की बोतल उतारने की खटपट कमरे को घेरे थी। एकाएक उसे महसूस हुआ था कि ये शोर मोना की अशक्त नन्ही देह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो सहसा चीख उठी थी, स्टॉप इट प्लीज़ बाबा, प्लीज़ प्लीज़। आगे उसे कुछ भी याद नहीं। लंबे समय तक उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाए रखा गया। आंखें खुली तो गोयल को सिरहाने बैठा पाया। उसकी उंगलियां उसके बालों को सहला रही थीं। माथे पर कुछ बूंदों की तरलता का भी एहसास हुआ। रो रहा था शायद। उसकी नाटकीय संवेदना पर हैरत हुई। क्या उसे भी दुख हुआ? हो भी सकता है। भीतर द्वंद्व का ज्वार पछाड़े खाने लगा। क्यों नहीं होगा? मोना को प्यार कम नहीं करता था, भले ही प्रदर्शन ना करता रहा हो। रात को 2 बजे लौटता तो भी सोती हुई मोना को जाकर छू भर लेता। कभी कभी गुदगुदा का जगा भी देता। वो नाराज हो उठती। दिन में कभी बेटी नहीं याद आती? वो ताना पचा नहीं पाता और तनाव निश्चित रूप से खिंचाता। तभी उसे याद हो आए थे गोयल के वे वाक्य जो उसने मोना की बीमारी के दौरान चीख कर कहे थे। माथे पर ठहरी हुई तरलता सहसा घड़ियाल के आंसू सी संवेदनहीन हो उठी। प्रतिहिंसी हो उसने पूछा था, ये मोना के जाने का दुख है या छुटकारे का सुख? प्रश्न के साथ ही बालों को सहलाती हुई उंगलियां सिर से हट गईं। एक दीर्घ उच्छ्वास के साथ वो करीब से उठ खड़ा हुआ। शायद पितृत्व आहत हो उठा था, कटाक्ष सह नहीं पाया। हालांकि मोना के मृत्युपरांत गोयल में तमाम परिवर्तन हुए थे। जब तक वो उस घर में थी वो दफ्तर से सीधा घर आता, उसकी बातों को अन्यथा न लेता। उसे लगता वो जबरन अपने आप को बदलने की चेष्टा में है। मगर उसके भीतर भी हुए कई परिवर्तनों ने कुछ निर्णय ले लिए थे। इसलिए भी कि अपने प्रति बढ़ती गई अमानुषिकता को उसने उसका मानसिक ऐब मान लिया था। किंतु मोना के प्रति बढ़ती गई गैर जिम्मेदारी उसे क्रूर उपेक्षा ही लगी, जिसे वो कतई क्षमा नहीं कर सकी थी। तब घर छोड़ते हुए यही लगा, जो कुछ खत्म हो जाता है, मर जाता है, वो फिर कभी जिंदगी का जीवंत हिस्सा नहीं बन पाता। गोयल का लौटना अब उसे लौटा नहीं सकता था, रोक भी नहीं सकता था। मोना को खोकर तो कतई नहीं। चिट्ठी के लिए कोई उत्सुकता नहीं थी। इत्मीनान से नहा धोकर उसने 2 कप कॉफ़ी बनाई। भाभी को कॉफ़ी पहुंचाने उनके कमरे तक गई। वे बिस्तर पर अथलेटी चेज़ पढ़ रही थीं। कप लेकर सीधी बैठ गईं। बैठो बिट्टू। अम्मा नीचे मिली थी, बता रही थी कि साहब बहादुर की चिट्ठी आई है, जाकर देख लूँ जरा। भाभी ने सुनकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसके जिद्दी स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। एक आध बार उन्होंने उसे समझाना चाहा तो उसे बुरा लग गया। कड़वी बात कह दी थी उसने। पास रखना भारी पड़ रहा है क्या? तलाक के प्रश्न पर भी भाभी उसका विरोध ही करती रही। उन्होंने तो उसके आत्मनिर्भर होने के भ्रमजाल को यहाँ तक झटका था कि घर से बाहर निकलकर 4 अन्य लोगों का शोषण और लताड़ बर्दाश्त कर सकती हो, पर अकेले पति को सहन नहीं कर सकती। ये कैसा स्वाभिमान है? वो बौखला उठी थी। लात घूंसों वाला शोषण तो नहीं होगा? किस तरह का होगा ये कौन कह सकता है? किसी भी तरह का हो, स्वेच्छा तो होगी, आरोपित तो नहीं होना होगा। फिर आप मुझे इतना गिरा हुआ क्यों समझ रही हैं? उन लोगों से मेरी कोई अपेक्षा नहीं होगी, किसी हक की बात तो नहीं होगी।
लात घूसों की चोट से भी अधिक पीड़ादायक जख्म होता है अधिकारच्युत होने का। सामने है फिर भी नहीं मिलता या नहीं दिया जाता, आप नहीं समझ सकती। वो उनके पास से उठती थी। यही सोचकर भैया हर वक्त हथेलियों पर रखते हैं। कभी उनके भारी हाथों की उंगलियों ने भाभी के अस्तित्व को नहीं नकारा, ना ही आहत किया, ना ही क्षुद्र समझा। वे उसकी पीड़ा को कैसे महसूस कर सकती हैं? अगर वे उसकी टीसों को मात्र अहंकार का प्रलाप मानती हैं तो उनका दोष भी तो नहीं है। कभी दोहरी जिंदगी की दुविधा वे बनी नहीं जो। कॉफ़ी खत्म हुई तो मेज पर कप सरकाकर उसने गोयल की चिट्ठी खोल डाली। पिछली चिट्ठियों में उससे लौट आने का किया गया मनुहार अब धमकियों में बदल गया था। एक विद्रूप चेहरे पर खिंचाया। पुरुष के अहम का सब्र छोटा होता है, चुक ही जाएगा। 1.5 साल से ऊपर हो रहा है उसे अलग हुए। आए हुए खतों का जवाब वो देती नहीं थी। मगर यहाँ तुम्हारे विषय में ये चर्चा है कि तुम्हारे इस तरह मुझसे अलग होने के पीछे वहाँ तुम्हारा कोई पुराना सिलसिला है। जैसे शब्दों ने उसे उत्तेजित कर दिया था कि वो कोई जवाब दे ही दे। वो जानती थी गोयल इस नीचता तक एक दिन उतरेगा ही। इतने दिनों तक वो बदल जाने का ढोंग ओढ़े नहीं रह सकता था। चर्चा की बात तो फिजूल है। अपनी भड़ास को चर्चा का माध्यम बनाकर उसे जलील करना चाहता है। प्रयोजन वो अच्छी तरह समझती है। वो जानता है कि उसे आहत अशांत करना है तो कहाँ प्रहार करना निशाने पर बैठेगा। पर अब उसे ये चुनौती इस स्तर पर भी स्वीकार है। लिखने बैठी तो बिना किसी लाग लपेट के बात कह गई। पत्नी मैं तुम्हारी बन नहीं सकती। किसी अन्य नाजायज़ रूप में मुझे तुमसे रहने खाने के मुआवजों की दरकार नहीं। अब जिंदगी अपनी भी जीना चाहती हूँ। चुक गए संबंधों की चर्चा अब तुम्हें सालती क्यों है? अगर स्वीकार ही कर लूँ कि ये सब किन्हीं पूर्व संबंधों का ही परिणाम है तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और एक गुजारिश जलील करना चाहते हो तो दिक्कत क्या है? टुच्चे बहानों के कंधे क्यों आजमाते हो? विच्छेद के कागजात मेरा वकील भेज रहा है। जो स्थित है उसके सच को स्वीकार कर लेना ही दोनों के लिए बचा खुचा विकल्प है। अलग होने के लिए मैं तुम पर कोई कारण नहीं थोप रही। बस मैं अलग होना चाहती हूँ। छुटकारा चाहिए मुझे। माँ भैया और भाभी इस पक्ष में नहीं, किंतु अब मैं किसी पक्ष विपक्ष की दुविधा बनकर नहीं जी सकती। मोना जीवित होती तो शायद उसे बाप का नाम देना जरूरी होता, या शायद मेरा ये सोचना भी गलत हो। शायद तब भी यही करती। खैर, यहाँ गोल्डन कॉन्टिनेंटल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर हूँ। अच्छी तनख्वाह है। इस नौकरी के लिए गैर शादीशुदा ही आवेदन कर सकते हैं। मैंने यही जाहिर किया है, यानी पत्नीत्व की भावना से मैं पहले ही मुक्ति पा चुकी हूँ। अब औपचारिकताओं पर तुम्हें मात्र हस्ताक्षर करना है। पत्र लिफाफे में बंद किया। बड़ा भारी काम निपटा दिया आज। पूर्ण विराम लगाकर अपनी बात कह दी। बात कहने की जरूरत भी ना होती अगर इतने अरसे की चुप्पी को ही गोयल जवाब समझ लेता। चलो अभी ही सही। उसे लगा वो एकदम हल्की हो उठी है। अंतर पर अविचल जमी चट्टानें कहीं सरक गई हैं, मगर नहीं। हल्के हो जाने की बात उसने सोची भर है। एक तय भाव। भीतर से बोझ कोई नहीं सरका, न हल्का हुआ। सोच भर लेने से क्या होता है? सोचे हुए के मुताबिक मन कहाँ परिवर्तन ग्रहण करता है? कहाँ? अपने ही भीतर दो विपरीत प्रभावों की टकराहट कब तक झेलती रहेगी? जब जब उसने जीना तय किया उसका भीतर उसे कभी सामान्य ही नहीं होने देता। उसके तय पर पंजा तान लेता है। सतीश के साथ वो अक्सर कॉफ़ी पी लेती है। सतीश कभी उसको कॉफ़ी पीने चलोगी नहीं कहता, चलो कॉफ़ी पियाएं कहता है। जैसे वो जान गया है कि उसे सोचने का मौका देना खतरे से खाली नहीं है। कई बार उसके खोएपन को लेकर वो उखड़ जाता है। तुम्हें तो किसी मंदिर में होना चाहिए। क्यों भाई? वहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा। पुजारी घंटा घड़ियाल टुनटुनाते रहेंगे और तुम उन प्रस्तरों में से एक और जड़वत मूर्ति सी बैठी रहना। सलाह बुरी नहीं है। वो टिप्पणी पर हंसी से दोहरी होने लगती। लॉबी की कई जोड़ी नज़रें उन पर कौतूहल उछालती टिक जाती। अरे यार, डोंट लाफ दिस मच। द्विवेदी का बच्चा फौरन केबिन से बाहर निकल आएगा। तुम तो चुप्पी साध लोगी मगर अपना तो भाजी पाला हो जाएगा। आधा घंटा वो कंधे उचका उचका कर तौर तरीकों पर भाषण पिलाते हुए मोहब्बत फरमाएगा। कौन झेलेगा? बगल वाले काउंटर से इला ने आंखें तरेरी। वो चुप होने को होती है पर हंसी है कि फिर भी नहीं सधती। ठीक है, बाहर आने दो, मैं झेल लूँगी। क्या गजब करती हो। सतीश उसकी चूड़ियों भरी कलाई पर हथेली धर देता है। इला को छोड़ दो, तुमने उस तरफ देखा भी तो ना। कत्लेआम हो जाएगा, यही ना? प्रीति, तुम इस बंडल के झांसे में मत आना। ये तुमसे पहले हमारे लिए भी कत्ल हो चुका है। पूरा रिसेप्शन मिनटों हंसी से भरा भरा लहकता रहता, मगर फिर वही घंटे आध घंटे परिहास में शरीक हो वो अपने में लौट सिमट आती। दरवाजे की घंटी बजी।
तन्मयता भंग हुई। अम्मा बाजार से लौट भी आई हैं। चट लिफाफा उठाकर उसने अपने पर्स में सरका दिया। अम्मा की दृष्टि पड़ गई और गोयल का नाम उस पर पढ़ लिया तो उठते बैठते जिरह शुरू। क्या लिखा है तूने? नए नोखे नौकरी हाथ लग गई है तो धरती आसमान ना उठा। जिंदगी नहीं कटती अकेले, बुलाने के लिए चिट्ठियां लिखता रहता है। ये उसकी भलमनसाहत ही समझ, वरना भलमनसाहत या हथेलियाँ खुजलाती होंगी मरम्मत के लिए। वो हंसते हुए अम्मा को छेड़ती, मगर उनकी बड़बड़ाहट एलपीसीसी चलती रहती। ड्राइवर ने वैन सीधी बिल्डिंग के सामने ले जाकर खड़ी कर दी। रात के करीब 2:30 बज रहे हैं। नाइट ड्यूटी होती तो सबको घर छोड़ते छोड़ते इतना समय हो ही जाता है। वो भीतर बैठे अन्य साथियों को विश करती हुई नीचे उतर आई। वैन ने गली खत्म कर मेन रोड पर मोड़ लिया। सड़क पर सुस्ताता मरकरी से सफ़ेद हुआ अंधेरा सहसा तीखी घरघराहट को पीता हुआ थर्राया। खड़ी देखती वो दहशत से घिरी सिहर सी उठी। सन्नाटे में किसी भी तरह की आवाज़ कैसी चीख सी लगती है, भोतरी चीख। ऊपर देखा, उसके और अम्मा के सम्मिलित कमरे से रोशनी छन रही है। कभी कभी वे उसे बालकनी में खड़ी प्रतीक्षा करती हुई भी मिलती। वो ग्लानि से भर उठती कि अम्मा कितना कष्ट झेल रही हैं उसके लिए। वो समझाती, सो जाया करो ना, मगर वे नहीं मानती। हालांकि ये भी सोचती है कि मान लो उसके आग्रह के मुताबिक वो उसे जगती हुई ना मिले तो अच्छा नहीं लगेगा। जब सोचकर ही खिन्न उठती है तो प्रत्यक्ष कितना पीड़ित करेगा। कहने के लिए कह भर देती है, बहुत सी कही जाने वाली बातों की तरह। एक अम्मा ही तो हैं जो घर पर उसके वजूद की अहमियत का आभास खुद उसे भी देती रहती हैं, वरना तो उसके और गोयल के तनावों की प्रतिक्रिया स्वरूप भैया कितने औपचारिक रह गए हैं। बोलते तो पहले भी कम थे, मगर इतना कम नहीं कि कभी उसे अपनी उपेक्षा महसूस हुई हो। अम्मा उसे समझाती हैं, यह उसके दुखी मन का भ्रम है। पहले की अपेक्षा वे कुछ अधिक गंभीर अवश्य हुए हैं, किंतु उसे लेकर कोई कलुष भाव नहीं है। उसके भविष्य की चिंता उनके मन को बराबर कुरेदती है। शायद अम्मा से उनकी बात होती होगी। ये वो अच्छी तरह जानती है कि वे उसके होटल में नौकरी करने के बेहद खिलाफ हैं, फिर वो चाहे 5 स्टार ही क्यों ना हो। अगले वर्ष से भाभी रीतू और अभय को यहीं किसी कॉन्वेंट में भर्ती करने की सोच रही हैं। अभी दोनों पंचगनी में हैं, तब जगह की समस्या भी होगी। वैसे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, बच्चों का कमरा है, पर प्रश्न एक आध साल गुजारने का तो नहीं है। और अब उसकी नौकरी ऐसी है कि कहीं भी एक आध कमरे का मकान लेकर वो अकेले रह भी सकती है। 250-300 में 1 रूम किचन आसानी से मिल जाएगा। खाने पीने का उसका विशेष खर्चा है ही नहीं। होटल में ही 1 रुपये के कूपन पर उसे रियायती भोजन मिलता है। अपनी इस मंशा से उसने अम्मा को अवगत करा दिया है। ये प्रस्ताव रखा कि अगर वे उसके साथ रहने को राजी हो जाएं तो उसे मानसिक तौर पर बड़ा सहारा रहेगा। यहाँ भी तो पड़ी ही रहती हैं, वहाँ भी उन्हें क्या करना होगा। पर अम्मा सुनकर किस कदर भन्नाई थी। देख बिट्टू, मेरे तो इस सत्संग में जीने मरने के दिन हैं। बेटे की रूखी सूखी सी भली तेरे तो पाँव पूजे हैं। साथ रह खाकर अपनी मिट्टी खराब क्यों करूँ? फिर कौन ये लोग मुझे घर से धक्का दे रहे हैं? मैं तो मनाती रहती हूँ रे कि तेरा भरा पूरा घर है, दिन फिरें, और तू? ठीक है, तुम मनाती रहो। वो रुंसी जाती एक ही रटन घिसी पिटी से। एक जतिन ही है जो हमेशा हिम्मत बंधाता रहता है। नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर लो, भैया से मामला साफ हो जाए तो हम तुम्हारे लिए दूल्हा भी खोज देंगे। हम तो अब साथ देने से रही इधर की बात, तुम्हारे रहने ना रहने से भैया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामाजिक मर्यादा की बात माँ के ताने तुक्कों से एकाएक जागती है। बाकी जो कुछ है वो उनके अहम की मर्दानगी की ऐठन है कि तुम उनके बगैर समाज में कैसे खड़ी हो। तुम्हारे लौट आने का आग्रह भी इसी का चौंसला है, ध्यान ही मत दो। चाबी पर्स में होती है। कमरे में पहुंची तो पाया अम्मा बिस्तर पर बैठी, आंखें ढांपे जाप में डूबी हैं। गोदी में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला का एक एक मनका बड़े सधे हुए ढंग से अंगूठों के पोरों के मध्य बुदबुदाते हुए होठों की मौन प्रार्थना के साथ सरक रहा है। बिना आहट किए दरवाजे के पीछे लगी खूंटी पर टंगा गाउन उतारकर कपड़े बदलने लगी। 1 कप कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। अम्मा अगर जाप में ना होती तो उसके कहे बगैर ही बना लाती। अब इच्छा होने के बावजूद उसे किचन तक जाने में आलस आ रहा है। छोड़ो भी। बिस्तर के एक तरफ आहिस्ता से सरक कर उसने आंखें बंद कर लीं। काम ही क्या होता है, मेहमानों को चाबी दो, चाबी लो। उनकी कोई आवश्यकता है, शिकायत है तो संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना और बस जबरन मुस्कुराते रहना। फिर भी थकान इतनी हो जाती है जैसे दिन भर कोई कुदाल चलाई हो। दिमाग भारी हो उठता है। तिस पर भी आज 4 साढ़े 4 के करीब द्विवेदी ने बुलाया था। समझ में नहीं आया कि क्यों बुलाया है। हालांकि कभी कभी तो बड़े सड़ियल से कारणों को लेकर भी बुला लेता है, जैसे
मिस, आज आपने बाल शैम्पू नहीं किए? खुला रखने का शौक है तो शैम्पू कर लिया करिए। या चेहरे पर इतनी मुर्दनी क्यों है? जरा फेशियल करा लिया कीजिए ना। या मेहमान के सामने आप बैठी क्यों थी? ये सही है कि वो खुद बड़ा चुस्त दुरुस्त रहता है और इस नौकरी की आवश्यकता भी चुस्त दुरुस्त बने रहने की है, मगर जिस तरह बुलाकर वो मामूली मामूली सी बातों पर झिड़कता रहता है या पास ठहर कर टोक देता है, चिढ़ छूटती है, अपमान सा महसूस होता है। यूं भी पुरुष के मुंह से ये हिदायतें बड़ी अटपटी लगती हैं। वो केबिन में पहुंची थी और द्विवेदी ने उससे बैठने के लिए कहने की भी औपचारिकता नहीं बढ़ती। मिस, आपने हमारे यहाँ लिखित दिया हुआ है कि आप शादीशुदा नहीं हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट में आपके पति मिस्टर गोयल ने पत्र भेजा है कि आपने झूठ बोला है। आप दोनों अभी भी पति पत्नी हैं। आप अपने मिजाज की वजह से उनसे कुछ दिनों से अलग हैं। इज इट ट्रू? प्रमाण स्वरूप द्विवेदी ने फाइल खोलकर उसकी तरफ खिसका दी। जस्ट सी प्रीति। फाइल में नत्थी पत्र टंकित था, पर नीचे हस्ताक्षर गोयल के ही थे। उसे पैरों के तलवे सैंडलों पर नहीं, बर्फ की सिल्लियों पर टिके महसूस हुए। क्यों किया गोयल ने ऐसा? क्यों क्यों? इसलिए कि विच्छेद के कागज उसने वकील से भिजवाए, आत्मनिर्भर होने का संदेश भेजा, उसकी दया दृष्टि नकारी, रहने खाने का मुआवजा अस्वीकार किया, जीने की इच्छा स्पष्ट की। प्लीज सिट डाउन प्रीति, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। प्लीज डू सिट। उसके चेहरे पर दृष्टि गड़ाए द्विवेदी के स्वर ने एकाएक पैंतरा बदला। स्वर की मुलायमियत से वो इस नाजुक स्थिति में भी चौंकी, खड़ी नहीं रह पा रही थी, मजबूरन कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। ये आश्वासन मैं दे सकता हूँ, आई कैन सेव यू फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, बट लेट मी नो अबाउट योर डिसीजन। उसने अनबूझ दृष्टि उठाई थी। लेटर तब तक फॉरवर्ड नहीं होगा। मैं समझी नहीं। वो ठंडे पसीने से नम होती एक घुटती सांसस में जगड़ गई। आई मीन, तुम गेस्ट को एंटरटेन करना पसंद करोगी। थिंक ओवर दिस। आज की मॉड लड़कियां ऐसे बेजा नहीं समझती, यू नो बेटर। अरेबियन गेस्ट आर वेरी रिच, फॉर कंपनी सेक वे मनचाहा पे करते हैं, बट शर्त यह है कि किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। ना मैं लगने देता हूँ। कॉफ़ी शॉप में सिल्विया थी पहले, काफ़ी पहले की बात है। उसने तो अपने अरेबियन दोस्त से शादी भी कर ली, आज ठाठ से बहरीन में है। वाक्यों को चबा चबा कर उगलते हुए द्विवेदी लगातार उसके चेहरे पर नजर गड़ाए था। छल। तपते तवे पर छिटकी बूंद सी वो छटपटा उठी। सीधे सीधे ये नहीं कहा द्विवेदी ने कि नौकरी बनाए रखना है तो ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा। उठने के लिए कुर्सी को झटका देकर पीछे खींचा उसने। थप्पड़ वो मार नहीं सकती थी, ना पेपर वेट उठाकर सिर ही फोड़ सकती थी। कुछ भी करने की रोक नहीं थी, मगर कुछ कर गुजरने की ताकत तो स्वयं में होनी ही चाहिए ना। स्वर भी इच्छा के विरुद्ध संयत था। शुड आई गो? ओह श्योर श्योर प्रीति, जैसे कह रहा हो ऑल द बेस्ट। सूली तैयार है। कहाँ आ खड़ी हुई है वो? 1000 रुपये की नौकरी आसानी से हाथ नहीं लगती। इसे पाने के लिए भी तो इतना बड़ा झूठ शर्त थी। हालांकि ये झूठ उसके लिए गलत नहीं था। लिखते हुए ना झिझक हुई थी, ना किसी प्रकार का भय। खुद के लिए यही महसूस होता रहा, मगर पर्सनल डिपार्टमेंट को उसके मानने से क्या वास्ता। सो गई बिट्टू? अम्मा ने पुकारा। नहीं तो। आंखें खोलकर उनकी तरफ करवट भरी। अम्मा रुद्राक्ष की माला सिरहाने दबाती हुई बोली, कढ़ी बनी थी रे सांझ, तेरे लिए बाहर ही रख छोड़ी है, उठ तो गर्म करके लाती हूँ। रहने दो, उसने अनिच्छा जाहिर की। मन सचमुच नहीं हो रहा था। तू उठ तो, दोपहर में तो कह के गई थी कि आज कढ़ी बना सकी तो अब क्या हो गया? वे रसोई में चली गईं। क्या कहे उनसे कि क्या हो गया? बता दे गोयल की हरकत, बड़ा पक्ष लेती रहती है ना, पर उनका भरोसा भी नहीं। क्या पता यही कह दें कि ठीक तो किया उसने, तू ऐसे थोड़े ही आने वाली है रास्ते पर, हो सकता है नाराज भी हूँ। पर खामख्वाह परेशान क्यों करे? उसका दिमाग तो खराब हो ही उठा है। वैसे भी उसकी खातिर दिन रात हैरान रहती हैं। तब लेट मी नो अबाउट योर डिसीज़न। डिसीज़न? क्या डिसीज़न है उसका? क्या हो सकता है? जो स्थिति आज है वही कल होगी, वही परसों, और वही वो चैन से नहीं बैठने देने वाला। उठकर अपनी मेज पर आ गई। पैड और पेन लेकर त्यागपत्र लिखने बैठ गई। त्यागपत्र में उसने पर्सनल डिपार्टमेंट के समक्ष अपने झूठ की स्वीकारोक्ति की और क्षमा मांगी। ऊपर पर्सनल ऑफिसर का नाम लिख पत्र लिफाफे में बंद कर अपने बैग में रख लिया। कल खुद ही जाकर पहुंचा देगी। दूसरा खत गोयल को लिख डाला। लिखे बगैर रह नहीं पा रही थी। तुम्हारा षड्यंत्र सफल रहा। विद अ बॉटल ऑफ शैम्पेन सेलिब्रेट कर डालना। तुम्हारी ज़िंदगी में औरतों की कमी नहीं है। सेल्स एग्जीक्यूटिव हो ना,
हर स्टेशन तुम्हें कंपनी देता है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तुम्हें उद्विग्न कर रही हूँ। ये जितना स्वीकार तुमने मुझे करवाया है खुद भी कर रहे हो। जाहिर है मैं तुम्हारे लिए चुनौती हो रही हूँ। क्यों बेवकूफ़ी पे उतर रही है, क्यों लिख रही है ये सब? अनजाने में तो नहीं दे रही क्या वो गोयल को? गलतियाँ हो नहीं जाती, जानबूझकर दोहराती है। खत पाकर खुशी होगा, विजयी भाव से मुदित होगा, यही तो तात्पर्य है उसका। मारो साली को, तिल तिल कर मारो, कोंच कोंच कर मारो। और फिर भी लिख रही है, ये उसकी जीत की बधाई होगी या अपने लूले लंगड़े होने की सूचना? छी छी। वो पूरा पन्ना पैर से जुदा हो मुट्ठी में गुड़मड़ा गया, ऐसी की तैसी। वो उठकर टहलने लगी, विरक्त भाव को लपेटकर। एक पत्रिका के फड़फड़ाते पन्नों से ध्यान बटा। पंखा फुल पर चल रहा था। अंधेरे में हाथ बढ़ाकर रेगुलेटर एक पर कर दिया। पंखे का आधा हिस्सा बाईं दीवार से सटे टेबल लैंप के अर्धवृत्त उजाले में धीमे धीमे गुजरने लगा। डैनों की परछाइयाँ कितनी लंबी हो दौड़ रही हैं। अंधेरे में ही अम्मा के आंचल ढके चेहरे पर दृष्टि ठहरी ही रही डबडबाहट भर जाने तक। फिर पलकें ढांप लीं। संयत हुई तो आहिस्ता से अपनी अलमारी खोली। ऊपरी खाने में तहाए हुए कपड़ों के नीचे अंगुलियों ने डायरी टटोल ली। मृत्युपरांत खाली खाली क्षणों में उसने मोना को तमाम खत लिखे थे। कभी दर्ज हुआ एक खत खुल गया। मोना, कल शाम को हमेशा की तरह लगा कि तुम्हें प्राइम में बैठाकर सड़क पर निकल जाऊं और चौराहे से सटे उस तिकोने पार्क में सूरज डूबने तक घुमाती रहूं। याद है, अंधेरा होते ही बीचों बीच बने उस वृत्ताकार फव्वारे से सतरंगी प्रकाश किरणें फूट पड़ती थीं, भीगती सी हटती। तुम प्रेम छोड़कर गोद में चढ़ाती और लटक कर अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से उसे छूने को मचलने लगती। तुम्हारी फ्रॉक नमी से भर उठती, मगर तुम्हारी जिद होती कि मैं तुम्हें वहीं लिए खड़ी रहूं। तुम्हारी आंखों की किलकारियां उन धुआं धुआं फुहारों से किस कदर खेलती। मोना, प्रेम को मैंने फव्वारे की रेलिंग से सटाकर खड़ा कर दिया था, तुम्हें गोद में उठा लिया था, लेकिन तुमने हमेशा की तरह मचल कर फुहारों के धुओं को मुट्ठियों में भरने के लिए हथेलियां क्यों नहीं बढ़ाई? आगे नहीं बढ़ सकी। अकुलाहट पिघलने लगी थी। हिचकियाँ तेज हों उससे पहले उठकर गुसल की तरफ बढ़ गई। अम्मा झपकियों में सोती हैं, जग गईं तो जाप करते रात बीतेगी। सुबह उसे जल्दी तैयार होती देख अम्मा ने पूछ ही लिया, शिफ्ट बदल गई है क्या रे? नहीं तो, ज़रूरी काम है ज़रा, अभी घंटे डेढ़ घंटे में लौट कर आती हूँ। काम क्या है ये पूछने की इच्छा हुई उनकी, पर टोका टाकी उसे पसंद नहीं। यही सोचकर इच्छा दबाकर बोली, जाने से पहले ज़रा अपने भैया से मिल लेना। कह रहे थे कोई ज़रूरी बात करनी है, शाम को तो तुम मिलेगी नहीं। कोई ख़ास बात है? मुझे तो नहीं बताया। बालों को ब्रश से सर झटकते हुए ख्याल आया, पिछले हफ्ते से तकरीबन एक दफ़ा भी भैया से भेंट नहीं हुई। सुबह सोकर उठती है तो 11 बज रहा होता है, वे दफ्तर के लिए निकल चुके होते हैं। रात लौटते 2:30 बजते हैं, वे गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अनुमान नहीं लगा सकी कि वास्तव में बात क्या हो सकती है। शायद किसी नौकरी के सिलसिले में बात करना चाहते हों। ये नौकरी उन्हें पसंद नहीं है। भाभी ने भी कुछ रोज़ पहले बातचीत में संकेत किया था कि वो एकाध जगह बातचीत चला रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे तिनके का सहारा मिल जाएगा। भैया ड्रेसिंग टेबल के सामने मोढ़े पर बैठे शेव कर रहे थे। शीशे के भीतर से ही वो दिख गई। उसे बैठने का आदेश देकर वो आफ्टर शेव लोशन हथेलियों में मलकर दाढ़ी पर छपछपाने लगे। भाभी कपड़े वगैरह निकालने भीतर आई, चाय के लिए पूछ बैठी। भैया चाय नहीं पीते, मगर अपने लिए भी कह बैठे। पलंग की पाटिए पर बैठी वो चौकन्नी फर्श को घूरती रही। भैया बातें कम करते हैं, जो कुछ कहना सुनना होता है नपा तुला संयत होता है, मसला चाहे विस्फोटक ही क्यों ना हो। मसलन उसके और गोयल के तनाव को लेकर ना वे कभी उत्तेजित हुए, ना उन्होंने कोई निर्णय ही लादा। उनका एक निश्चित रवैया रहा कि कमजोरियां कमोबेश हर शख्स में होती हैं, उसमें भी हैं, तुम में भी हैं। अपनी अपनी लेकर अड़ जाने से बात नहीं बनती, थोड़ा थोड़ा झुकने से रास्ता निकल आता है। अपनी गलतियां उसने महसूस ज़रूर की हैं। तुझे वापस बुलाने की खतो किताबत सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन ही है, वरना दूसरा ब्याह कर लेता उस जैसे आदमी के लिए कोई कठिन नहीं, जबकि तुम्हारी तरफ से तो उसे छूट मिली ही हुई है। भैया के इन मुर्दा तर्कों ने उसे कभी ढाढ़स नहीं दिया, बल्कि अपने प्रति ये उसे एक ठंडा रवैया ही लगा। भूले भटके अगर उन्होंने आज यही सब दोहराया तो ये तय है कि बड़प्पन का लिहाज छोड़ वो कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो किसी भी फैसले के लिए प्रस्तुत है। चाय खामोशी में ही खत्म हो गई। उसकी बेचैनी चरम पर थी। द्वंद्व कुछ अधिक गहरा प्रतीत हुआ, रहा नहीं गया। बुलाया था भैया? हाँ, तूने जो सेपरेशन के कागजात भिजवाए थे वे।
कनपटियाँ गर्म होने लगी, धड़कन धब धब उछलने लगी। क्षण भर पहले का साहस निचुड़ गया। तो गोयल ने वे बिना दस्तखत के मेरे पास वापस भेज दिए हैं। साथ लंबा चौड़ा खत है। किसी भी तरह की आपसी साझेदारी के लिए वो राजी नहीं है। तुम्हें लौट जाना चाहिए, यही दोहराया है। साथ जलील भी किया है हमें। तेरा होटल में काम करना उसे चकले की नौकरी लगती है। ये आरोप भी लगाया है कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछड़वाने तथा बहन की कमाई से गुलछर्रे उड़ाने का यह मेरा षड्यंत्र है, शय है। उनकी फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर किसी सेमिनार के सिलसिले में मुंबई आए थे। तुम्हारे होटल में ही ठहरे थे। तुम्हें देखकर पशुपेश में पड़ गए। गोयल को यह सब बड़ा अपमानजनक लगा। भैया का क्षुब्ध चेहरा नहीं देखा। स्वर में आक्रोश स्पष्ट था। गोयल के भर्त्सना भरे वाक्यों ने गहरी चोट की थी। कमीना आदमी है, किसी भी हद तक उतर सकता है। तुम क्या, कोई भी उसके संग निभा नहीं सकता। मुझे बस इतना ही कहना है। निश्चिंत होकर नौकरी करो। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां काम करती हैं होटलों में, एंड इट्स ए वेल पेड जॉब। स्पष्ट लिख रहा हूँ उसे। तुम्हारे लौटने की बात निकाल दे दिमाग से। यंत्र चालिस सी उठ खड़ी हुई। चलती हूँ, जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर सहन पार कर वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। एक झटके से किवाड़ खोल बाहर आ गई। कल तक भैया की दृष्टि में गोयल कमोबेश सही व्यक्ति था। जो कुछ टूटा उसका दोष विभाजित था, इसलिए भी उसकी तरफ ठंडा रुख अख्तियार किए रहे। और जब गोयल ने उन्हें भी घसीट लिया तो तटस्थता का मुखौटा चढ़ाए नहीं रख सके। आज उनका अपमान बोध उनके ही कंधों को माध्यम बना अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की व्यूह रचना कर रहा है। वो क्या है, मात्र दोनों ही पक्षों की प्रतिष्ठा या दांव? उसकी छटपटाहट उन्होंने कब महसूस की? महसूस करना भी चाहते थे क्या? जतिन की सलाह उन्हें कितनी अपरिपक्व और बचकाना लगी थी। बेहतर होगा कि लेट हर स्टैंड ऑन हर ओन फीट। और उन्होंने तिक्त स्वर में कहा था, यूं निर्णय होते हैं, लिए जाते हैं ऐसे निर्णय। आगे जतिन ने बहस करना उचित नहीं समझा था। तटस्थ रहना अलग बात है, मगर उसे भैया का रवैया अविवेकपूर्ण लगा था। अंतिम मोड़ की सीढ़ियाँ उतरते उतरते ठिठक गई। कहाँ से भागेगी? गोयल के लिए नौकरी छोड़ दे, लौट जाए, भैया के लिए करती रहे। द्विवेदी तो हर दफ्तर के केबिन में मौजूद हो सकता है। लड़ाई खुद की है। फिर कोई अंत है? कोई अंत नहीं उसके हिस्से में। तो जूझने की चुनौती क्यों न स्वीकारे? मोहरों से क्यों इस्तेमाल हो? त्यागपत्र निकाल कर उसने चिंदी चिंदी कर डाला। मुड़ी खटखट बदहवास सी जीना चढ़ने लगी। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई कहानी बावजूद इसके। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। साथ ही नायिका द्वारा अपने जीवन के लिए गए निर्णय से भी आप सहमत होंगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।